बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जलेबी खाने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप भी जलेबी खाने के शौकीन हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जलेबी खाने से 50 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से हरकत मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के आरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जलेबी खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इसके बाद लोगों में हरकत मचा हुआ है। वहीं पर इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। आपको बता दूं कि यह घटना नवादा थाना क्षेत्र के रमना मैदान के पास की है। दरअसल बिहार के आरा से रमना मैदान की एक दुकान से सभी ने जलेबी खाई थी, जिसके बाद सभी को उल्टी, दस्त और फिर पेट दर्द की समस्या होने लगी, जिसके बाद सभी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सभी का इलाज सदर अस्पताल और फिर प्राइवेट अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं पर एक साथ इतने लोग एडमिट होने के कारण हॉस्पिटल में बेड में कम पड़ गए हैं और फिर एक बेड पर 2 लोगों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी सभी लोग खतरे से बाहर हैं। इस घटना के बाद शहर में हरकत मच गया है और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुकान को सील कर दिया है। दोस्तों बिहार में 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की चहल पहल है। इस बीच सियासी छठ की भी खूब चर्चा हो रही है। खास करके लालू प्रसाद यादव के परिवार में छठ का नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से इंतजार होता है। जहाँ इस साल छठ पर्व पर राबड़ी देवी का आवास सुनसान है। छठ पर्व पर पिछले कई सालों से राबड़ी देवी आवास पर चहल पहल नहीं होती है। जहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पटना आवास पर इस साल छठ पूजा को लेकर के विशेष तैयारियां की गई है। जहाँ मंगल पांडे पूजा को लेकर के व्यस्त है। इधर मंत्री नितिन नवीन के यहाँ भी छठ पर्व के गीत गूंज रहे हैं। उनकी पत्नी छठ व्रत कर रही है। भाजपा के विधान पार्षद संजय मायूख के यहाँ भी छठ को लेकर के गहमागहमी है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक भी सूर्योपासना में लीन है। यह उनकी पत्नी छठ कर रही है और बाकी बहुत सारे लोग छठ पर कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बाद अब उनके पीए को जान से मार देने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप चैट के जरिए पप्पू यादव के पीए मोहम्मद सादिक को धमकी दी है। जब पप्पू यादव के पीए मोहम्मद सादिक को धमकी किसने और फिर क्यों दी है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। लेकिन यह धमकियों का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब पप्पू यादव ने अपने बड़बोलेपन में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और फिर उसके गैंग को खत्म करने की बात कही थी। जब सलमान खान को दी गई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद इस मामले में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एंट्री मारी और सरकार से इजाजत मांगी कि अगर उन्हें 24 घंटे का टाइम दे दे तो फिर वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। जब पप्पू यादव के इस चैलेंज के बाद वे मुंबई गए और फिर बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिले। इस बीच पप्पू यादव को भी एक धमकी भरी कॉल आई, जिसमें उन्हें कहा गया है कि वे खुद को सलमान खान मामले से दूर रखें, नहीं तो फिर रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा, यानी कि RIP रिप कर दिया जाएगा। जब पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को जान से मार देने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब पप्पू यादव के बाद उनके पीए को जान से मार देने की धमकी मिली है। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए व्रतियों का घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहाँ कई व्रतधारी छठ से मन्नत भी मांग रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार की खुशियां मांग रहे हैं तो फिर कई स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। इस बीच इस महापर्व में सियासी रंग भी दिखा है। हाजीपुर में RJD के एक नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मन्नत को लेकर के दंडवत करते हुए छठ घाट पहुंचे। जहाँ राजद नेता केदार प्रसाद छठ पूजन करने के लिए दंडवत करते हुए किरतपुर राजाराम गाँव के घाट पहुंचे। जहाँ इस घाट का नामकरण राजद नेताओं ने तेजस्वी यादव के नाम पर किया है। जहाँ राजद नेता के साथ कई महिलाएं भी तेजस्वी की तस्वीर लिए छठ गीत गाते नजर आए। जहाँ आपको बता दें कि राजद नेता केदार प्रसाद यादव ने बताया है कि लगभग 5 किलोमीटर दंडवत करते हुए घाट पहुंचे और फिर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि उनकी मनोकामना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की है। इसी मन्नत को लेकर के वे दंडवत करते हुए तेजस्वी घाट भगवानपुर प्रखंड के किरतपुर जा रहे हैं, जहाँ पर छठ पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। डकैती, चोरी, लोगों की जान जाने की घटनाएं रोज हो रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए छठी के शरण में गए हैं।
दोस्तों बिहार में विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर के बिहार बदलने की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। जब बिहार में इतनी जल्दी जातीय गोलबंद की मानसिकता नहीं बदलने वाली है, जिसे बदलने की मानसिकता से प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं, जहां हालांकि इसे प्रशांत किशोर को फेल या फिर फ्लॉप होने की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। ये सबको पता है कि विधानसभा चुनाव में जीत हार के अधिकतर आंकड़ों में बड़ा फर्क नहीं होता है। 250 से सैकड़ा और फिर कुछ हजार के अंतर से जीत हार के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं इकाई में सिमटने की स्थिति न हो जाए। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 11 सीटें ऐसी रही जहां पर 1000 से भी कम वोट से जीत हार हुई थी। जब बड़बीघा सीट पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 113 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जब भोरे में जीत हार का अंतर सिर्फ 462 वोटों से रहा। जब डेहरी में भाजपा प्रत्याशी 464 वोटों से हार गया। जब हिलसा सीट पर महज 12 वोट निर्णायक रहे। जब बछवाड़ा में जीत हार का अंतर महज 699 वोटों का रहा, तो फिर बड़बत्ता में 951 वोटों का, रामगढ़ सीट पर तो सिर्फ 189 वोटों से बीएसपी उम्मीदवार की हार हुई थी। वहीं पर तरारी सीट पर सीपीआई-एमएल प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 73,945 वोट मिले थे। जब निकटतम प्रतिद्वंदी नरेंद्र कुमार पांडे को 62,930 वोट मिले। जीत हार का अंतर 11,015 वोटों का था। जब फर्ज कीजिए कि एनडीए इंडिया की टक्कर में प्रशांत किशोर ने अगर इतने वोटों का नुकसान कर दिया तो फिर नजारा कैसा होगा। इमामगंज में जीत हार का अंतर करीब 16 वोटों का रहा था। जब रामगढ़ में तो ये फर्क सिर्फ 189 वोटों का ही रहा। इसलिए प्रशांत किशोर को वोट कटवा बता करके कम कुतना मुनासिब नहीं माना जाएगा। जब प्रशांत किशोर ने पेशेवर से पॉलिटिशियन बनने तक की अवधि में इतनी क्षमता तो विकसित कर ही ली है कि उनकी पार्टी जनसुराज को हर क्षेत्र में 5,000-7,000 वोट मिलना मुश्किल नहीं है। अगर हुए ऐसा कर पाए तो फिर कई लोगों का खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा 2020 में हो भी चुका है, जब बिहार में 5-6% वोट लाने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का 2.5-3 दर्जन सीटों पर खेल तो बिगाड़ा ही दिया था, जिसकी टीस आज भी नीतीश कुमार के दिल में उठती रहती है। जब प्रशांत किशोर ने जब पार्टी नहीं बनाई थी और फिर बिहार में यात्रा पर थे। दोस्तों बिहार के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ मिला है, जिस पर लिखा है कि जुड़े के बाद जीते के बाद। साथ ही पोस्टर पर तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है। ये पोस्टर राजद दफ्तर के गेट नंबर 2 के पास लगा हुआ है। पोस्टर में लिखा गया है कि 2025 में नियुक्ति मैन तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनावे के बाद। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर युवा आरजेडी प्रदेश महासचिव ने लगाया है। आपको बता दो कि इससे पहले हाल ही में बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें टोटी चोरी की बात कही गई थी। जब पटना की सड़कों पर कई सारे पोस्टर लगे हुए थे। पोस्टर में लिखा हुआ था तेजस्वी यादव टोटी चोर है। इसके अलावा इस पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा गया था। जब पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बताया गया था। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाया इसका पता नहीं चल सका। उस पोस्टर में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर बनी हुई थी। तेजस्वी यादव के हाथों में नल था, वहीं पर लालू प्रसाद यादव को चारा खाते हुए दिखाया गया था। इस पोस्टर में लालू की तस्वीर के सामने चारा चोर तो तेजस्वी के कार्टून के सामने टोटी चोर लिखा गया था। दोस्तों बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए प्रति छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको बता दें कि बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 1 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल scrt.bihar.gov.in के माध्यम से की जा रही है। आवेदन के लिए योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इस छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन करने के लिए कक्षा 8वीं में अध्ययन होना आवश्यक है। इसके साथ ही छात्र ने 7वीं कक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ पास होना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% अंकों की छूट मिलेगी। दोस्तों बिहार में सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही अब प्रदेश के यानी कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में कुहासा बढ़ने लगा है, जिससे वातावरण में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके राजधानी पटना और फिर बांका में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह सर्दी का असर और बढ़ेगा। ऐसे में दिन में जहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है, वहीं पर सुबह और रात में ठंड का प्रभाव और गहराएगा। आने वाले दिनों में
में हल्की धुंध और फिर कोहरे के साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जो वातावरण में ठंडक को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि छठ पर्व चल रही है, ऐसे में श्रद्धालुओं को ठंड का अधिक एहसास हो सकता है। साथ ही साथ इस दौरान उन्हें खास करके सुबह के समय ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी और फिर ठंडी हवाएं भी चलेगी। जानकारी के मुताबिक इन दिनों बिहार के कई जिलों में सुबह और फिर रात का तापमान और गिर सकता है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े की जरूरत महसूस होगी। IMD की रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में बिहार में हल्की ठंड के साथ कुहासे की संभावना बनी रहेगी, जिससे सर्दियों का प्रभाव और बढ़ेगा। कई जिलों के सुबह और फिर कुहासे में धुंधली नजर आने लगी है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं की बल्ले बल्ले हो रही है। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिससे बच्चों को हायर स्टडी करने में आर्थिक दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाला कोई भी छात्र बैंकों और फिर वित्तीय संस्थानों से बिना किसी गारंटी को लोन ले सकता है। इसमें ट्यूशन फीस और फिर दूसरी खर्चों की पूरी राशि भी कवर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को एजुकेशन लोन दिया जाएगा। छात्र छात्राओं को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, बिहार अब पहले के मुकाबले काफी जागरूक हो गए हैं। जब खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो पारंपरिक खेती के अलावा नकदी फसल पर भी खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे कमाई के रास्ते खुल गए हैं। ऐसा ही अगर आप भी खेती के जरिए मोटी कमाई करना चाहते हैं तो फिर आप रंगीन फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। रंगीन, जी हाँ, अभी तक आपने सफेद फूल गोभी की खेती करते हुए देखा होगा, ऐसे में आप रंगीन फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, अलग अलग कलर की। आपको बता दूं कि रंगीन फूल गोभी की फसल में आप हरी, नीली, पीली, नारंगी कई तरीके की फूल गोभी उगा सकते हैं। इन रंगीन गोभी की डिमांड भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने रंगीन फूल गोभी की नई वैरायटी तैयार की है। इस रंगीन फूल गोभी के जरिए किसान अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह की गोभी के सेवन से कई गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। यानी कि रंगीन गोभी सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। आपको बता दूं कि भारत में कई किसान रंगीन फूल गोभी की फसल लगा रहे हैं। खास करके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रंगीन फूल गोभी की खेती से किसानों को काफी अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इसकी खेती के लिए सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक नर्सरी तैयार की जाती है। 20 से 30 दिन के अंदर रोपाई का काम किया जाता है। दोस्तों, बिहार की 29 सड़क परियोजनाओं को वन विभाग अंतिम स्वीकृति नहीं दे रहा है। इनमें कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण 1 दशक पहले पूरा हो चुका है। सड़कों के मंजूरी नहीं मिलने से इनमें नया काम नहीं हो पा रहा है। खास करके चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। जब पथ निर्माण विभाग ने वन विभाग को पत्र लिखकर के इन सड़कों की अंतिम स्वीकृति देने को कहा है। जब पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि बिहार की राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं को 2 स्तर पर मंजूरी दी जाती है। स्टेज 1 में मंजूरी मिलने पर सड़कों का काम शुरू होता है, लेकिन स्टेज 2 यानी कि अंतिम स्वीकृति भी जरूरी होती है, ताकि भविष्य में अगर सड़क का चौड़ीकरण या फिर अन्य काम हो तो फिर परेशानी ना हो। जब मगर वन विभाग ने 69 सड़क परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति नहीं दी है। दोस्तों, बिहार अब धीरे धीरे अपने पिछड़े राज्य की छवि से निकल रहा है। नीतीश सरकार बिहार में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करा रही है। जब बिहार में सड़कों के हालात अब पहले से बेहतर हैं। बिजली को लेकर भी शिकायतें सुनने को नहीं मिलती है। जब मामला चाहे शिक्षा का हो या फिर स्वास्थ्य का, बिहार कई राज्यों से बेहतर कर रहा है। लेकिन बिहारियों को अब तक जिस एक चीज की सबसे ज्यादा कमी खल रही थी वो थी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिहार में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न होने की वजह से बड़ा क्रिकेट मैच यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और मैच देखने के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर कोलकाता का रुख करना पड़ता है। जी आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को इस सपने को भी हकीकत में तब्दील कर दिया है, जब बिहार सरकार ने राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का न सिर्फ फैसला किया है बल्कि बिजली की रफ्तार से इसे पूरा भी करा रही है। क्रिकेट स्टेडियम का काम कितना पूरा हुआ है इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए KDB लाइव की टीम राजगीर पहुंची और फिर हमने जो वहां पर देखा उसका पूरा
हाल आपको इस वीडियो में हम अभी बता रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का काम कितनी तेजी से किया जा रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दिवाली और फिर छठ के समय मजदूर अपने घर जाने के लिए बेताब रहते हैं, उस वक्त भी वे स्टेडियम का काम तेजी से कर रहे थे। जब हम मौके पर पहुंचे तो फिर देखा कि वहां पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मजदूर वहां काम कर रहे थे। स्टेडियम के ढांचे का काम पूरा करके उसके फिनिशिंग का काम किया जा रहा। हमें यह बताया गया है कि बिहार सरकार के खेल सचिव और फिर बड़े अधिकारी लगभग रोज ही काम का जायजा लेने के लिए आते हैं। यानी कि बिहार के लोगों को अब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का सौगात बहुत जल्द मिलने वाला है। ये बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है। दोस्तों, अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में। अब इसको लेकर के एक और विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद जोर शोर से चल रही है। अलग अलग विभाग अपने यहाँ पर खाली पड़े पदों का आकलन करने में जुटे हैं। जब विभागों की कोशिश है कि चुनाव के समय अधिक से अधिक खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करा ली जाए। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग ने विभाग के प्रशासनाधीन संविदा और फिर ब्रह्म स्रोत से नियुक्ति कर्मियों का ब्यौरा तलब किया है। भवन निर्माण विभाग के उप सचिव शिव रंजन की ओर से अभी से सभी अधीक्षण अभियंताओं को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 2005 से अब तक संविदा और फिर ब्रह्म स्रोतों से नियोजित कर्मियों से संबंधित आंकड़े विभाग को हर हाल में 3 दिनों के अंदर मुहैया करा दें। विभाग ने कहा कि 3 दिनों के अंदर ये जानकारी विभाग को ईमेल के माध्यम से, जबकि 13 नवंबर तक भौतिक रूप से विभाग को अविलंब मुहैया कराई जाए। विभाग ने अपने पत्र के बाकायदा एक फॉर्मेट भी जारी किया है, जिसमें भर करके वांछित जानकारी मुहैया करानी होगी। यह फॉर्मेट में अनारक्षित पद, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नियोजित कर्मियों की अलग अलग जानकारी देनी होगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर बिहार के 4 जिला पटना, नालंदा, लखीसराय और शेखपुरा के 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर फैला हुआ मोकामा टाल क्षेत्र बिहार में दाल की खेती का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मोकामा टाल में भारी मात्रा में दाल, खास करके मसूर दाल, चना दाल, मटर दाल और राई दाल का उत्पादन होता है। मोकामा देश के मसूर दाल के उत्पादन का देश में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर फैला ये टाल क्षेत्र गंगा का प्राकृतिक जल संरक्षण क्षेत्र है, जो प्रत्येक साल बारिश के मौसम में पूरे इलाके में 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक पानी जमा हो जाता है, जो बारिश खत्म होने के बाद लगभग सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में हरोहर के जरिए गंगा नदी में पहुंच जाती है। इसके बाद किसान इस जमीन पर दलहन और तिलहन की खेती करते हैं। हालांकि इस टाल क्षेत्र में पिछले कई सालों से जल जमाव के कारण अच्छी फसल नहीं हो पा रही है। खेती पर निर्भर रहने वाले यहाँ के अधिकांश किसानों की जल जमाव के कारण खेती मारी जाती है। दोस्तों, बिहार के गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रचार वाहन पर गाड़ी पर हमला हुआ है। प्रचार गाड़ी के बैनर को चीर फाड़ दिया। जी हां, आपको बता दूं कि इसको लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आरजेडी पर निशाना साधा है। आपको बता दूं कि बिहार के गया जिला के इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रचार गाड़ी पर सुबह हमला हुआ, जब प्रचार गाड़ी के बैनर को फाड़ दिया गया। आरोप है कि लाठी डंडे से लैस होकर के उपद्रवियों ने गाली गलौज करते हुए प्रचार वाहन को भी भगाया गया है। पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेक्युलर के प्रवक्ता श्याम सुंदर ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया है। जब प्रवक्ता श्याम सुंदर ने कहा कि प्रचार गाड़ी पर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने हमला कर दिया, जब बैनर पोस्टर को फाड़ दिया गया और फिर प्रचार गाड़ी को आग के हवाले करने वाले थे, लेकिन किसी तरीके से बच करके हमारे लोग वहां से निकले। उन्होंने कहा है कि हम तेजस्वी यादव को आगाह कर देना चाहते हैं, ये तेजस्वी यादव के पापा मम्मी के समय का राज नहीं है। श्याम सुंदर ने अपने बयान में यादव समाज के 4 लोगों का नाम लिया है, जिस पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। श्याम सुंदर ने कहा कि जो हमलावर थे उन्होंने एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व को गाली दी है। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को मटर की खेती करने के लिए 50% तक अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के किसान आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में हरा मटर प्रति किलो 170 रुपए की है। इसमें 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 85 रुपए में किसान मटर बीज लेकर के इसकी खेती कर सकते हैं। हरा मटर प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 15 जिलों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा 13 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रांश 4 करोड़ 80 लाख रुपए है, जबकि राज्यांश 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। इससे किसानों को मटर बीज पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। हरा मटर प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत बिहार के खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सीवान, गोपालगंज, भागलपुर और सहरसा जिले के किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा।
बिहार के राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता आगामी 11 नवंबर से शुरू होगी और फिर 20 नवंबर 2024 को समाप्त होगी। जब उससे पहले बुधवार को एशियन महिला हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल इंडिया हॉकी टीम को जिला प्रशासन नालंदा की ओर से ग्लास ब्रिज राजगीर का भ्रमण कराया। यह गौरतलब है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के तत्वाधान में राजकीय खेल अकादमी सह खेल परिसर राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 6 देशों की टीम हिस्सा ले रही है। ये टीमें भारत, चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फिर थाईलैंड की है। आपको बता दूं कि नालंदा जिले के राजगीर ग्लास ब्रिज पर भ्रमण करने के दौरान इंडिया हॉकी टीम के सभी महिला खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई है। सभी महिला हॉकी खिलाड़ी काफी उत्साहित दिखे। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को सैंड आर्टिस्ट ने श्रद्धांजलि दी है। रेत पर उनकी तस्वीर उकेर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दूं कि उत्तर बिहार के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और सारण के 2 बेटे अशोक कुमार और फिर सोनू ने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक शानदार सैंड आर्ट तैयार किया है, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहाँ इस तरीके का अनोखा श्रद्धांजलि प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा शहर से सटे दक्षिण छोर पर सरयू नदी तट पर सैंड आर्ट बना करके प्रायोजित किया गया है। ये दोनों कलाकारों द्वारा शारदा सिन्हा जी की छवि को बालू की रेत से उकेर करके उनके योगदान को सम्मानित करके कला के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अद्भुत कला के माध्यम से शारदा सिन्हा जी की संगीत यात्रा और उनके योगदान को न केवल सराहा गया है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि कला के माध्यम से कैसे किसी व्यक्ति की धरोहर को सहेजा और सम्मानित किया जा सकता है। अशोक ने बताया है कि सैंड आर्ट एक ऐसी कला है जिसमें रेत का उपयोग करके चित्रों और फिर दृश्य कलाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि ये एक अस्थायी कला रूप है, लेकिन इसकी सुंदरता और फिर प्रभाव दीर्घकालिक होती है। दोस्तों, बिहार में भले ही शराबबंदी है और शराब पीने तथा बेचने पर रोक है, इसके बावजूद भी बिहार में शराब की कोई भी कमी नहीं है। हर जगह शराब मिल रहा है। जहाँ आज भी दूसरे राज्यों से शराब की बड़ी खेप तस्करी करके बिहार में पहुंचाई जा रही है। ऐसा ही एक मामला बिहार के अररिया जिले में पकड़ा गया है। यहाँ तो ट्रांसफार्मर के चेंबर में भर करके करीब 5000 लीटर शराब लाई जा रही थी। जब पुख्ता इनपुट के आधार पर पुलिस ने शराब की इन खेप को जब्त करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों ने बताया है कि वे शराब की खेप आसाम से लेकर के चले थे और फिर यहाँ मुजफ्फरपुर में डिलीवर करना था। अररिया पुलिस के मुताबिक मंगलवार को इस शराब की खेप के बारे में इनपुट मिले थे। इसमें बताया गया था कि एक ट्रक में भर करके शराब की खेप बिहार पहुंची है और फिर इसे आगे से इसे मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा है। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने NH-57 पर चेकिंग शुरू की। अररिया SP अमित रंजन के मुताबिक इसी दौरान ट्रांसफार्मर लदा एक ट्रक नजर आता है। पुलिस ने रोक करके पूरी तलाशी ली, लेकिन एक बूंद भी शराब नहीं मिली। क्योंकि पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला था, इसलिए ट्रक चालक और फिर कंडक्टर को हिरासत में लेकर के किराए से पूछताछ की। इसके बावजूद भी इसने शराब की कोई भी भनक तक नहीं लगने दी। इतना जरूर बताया कि यहाँ ट्रांसफार्मर मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा हूँ। चूंकि मुजफ्फरपुर शराब तस्करों का बड़ा घर है, ऐसे में पुलिस ने ट्रांसफार्मर की जांच कराने का फैसला किया। ट्रांसफार्मर की जांच की गई तो पता चला कि ट्रांसफार्मर के अंदर ही शराब है। जो खबर बोलने वाले हैं, ये खबर बिहार से नहीं है, बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से, लेकिन खबर बहुत ही आम है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी की शादी में ऐसा वेडिंग कार्ड छपाया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके पीछे का कारण है कार्ड में छपी एक तस्वीर। इस फोटो को जिसने भी देखा वह दंग रह गया। कार्ड को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक बनाया गया है, साथ ही इसमें हिंदू देवताओं की तस्वीरें भी लगाई गई है। जहाँ दुल्हन के पिता ने इसका कारण भी बताया है कि क्यों उन्होंने ऐसा कार्ड छपवाया है। वेडिंग कार्ड के ऊपर भगवान गणेश और श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वेडिंग कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी के कार्ड में दुल्हा दुल्हन और फिर रिश्तेदारों के नाम तो मुस्लिम है, मगर शादी का कार्ड पूरे हिंदू रीति के देवी देवताओं का फोटो छपी है, जिस पर शादी की तारीख 8 नवंबर और पता राजा फतेहपुर के पूरे अलाउद्दीन गाँव का है। शब्बीर उर्फ टाइगर ने अपनी बेटी साइमा की शादी का ऐसा कार्ड बनाया है। उन्होंने बताया है कि मेरी बेटी साइमा बानो की शादी 8
8 नवंबर को ग्राम सोनपुर पोस्ट सोठी महाराजगंज रायबरेली निवासी इरफान के पुत्र अब्दुल सत्तार से हुई है। मैंने अपने हिंदू भाइयों को निमंत्रण देने के लिए हिंदू रीति के अनुसार शादी का कार्ड छपवाया है। जब उन्होंने यह भी बताया है कि राजापुर और फिर फतेहपुर गांव में कई जगह हिंदू भाइयों को निमंत्रण देना था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए हिंदू रीति के अनुसार कार्ड छपवाया जाए। हमने परिवार, रिश्तेदारों और फिर मुस्लिमों के लिए उर्दू में भी कार्ड छपवाया है जिसे हिंदू भाई पढ़ नहीं पाएंगे, जिससे हमने अपने हिंदू भाइयों को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए ऐसा कार्ड छपवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के लिए प्रीति भोज का कार्यक्रम एक दिन पहले ही रखा गया है। जब मुस्लिम शादी का हिंदू रीति के अनुसार छपे इस कार्ड ने समाज में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा की है, जो भाईचारे की डोर को और मजबूत बनाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। वायरल हो रहा शादी का ये कार्ड हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम घर घर पहुंच रहा है। दोस्तों, त्योहारी सीजन चल रहा है और त्योहारी सीजन में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में प्याज की बढ़ते कीमतों के कारण देश में प्याज की सप्लाई के अनुसार स्टोरेजों का ना होना, अगर भंडारण सुविधा बढ़ेगी तो फिर प्याज की सप्लाई में भी नियंत्रण रहेगी। बिहार सरकार ने प्याज स्टोरेज हाउस बनाने के लिए पहल की है, ताकि बिहार सरकार प्याज स्टोरेज हाउस के लिए सब्सिडी यानी कि छूट दे रही है। जो भी लोग बिजनेस की सोच रखे हैं वह बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठा करके धन कमा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ बिहार के 23 जिलों के किसान उठा सकेंगे। इन 23 जिलों में भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सीवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली के नाम शामिल है। इन दिनों हरी सब्जियों के मूल्य में उछाल होने से रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जहां पर प्याज के भाव लोगों को रुला रहे थे, वहीं पर अब टमाटर, गोभी, लहसुन, हरी मिर्च सहित अन्य कई सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं, जिसके कारण एक तरफ जहां हरी सब्जियां गरीबों की थाली से लगभग दूर हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ सब्जियों के बढ़ते दाम अब मध्यम वर्गीय परिवारों को भी रुलाने लगे हैं। नवरात्र से पहले तक बाजार में सब्जियों के दाम लगभग ठीक था, लेकिन दशहरा से ठीक पहले हुई तेज बारिश के कारण किसानों के खेतों में लगे गोभी, मूली, टमाटर आदि सब्जियों के पौधे नष्ट हो जाने से बाजार में सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जब लोगों को लगने लगा था कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद सब्जियों के दामों में कमी आएगी, लेकिन नवरात्र के बाद भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई का आलम यह है कि सब्जियों से लेकर के फल के साथ साथ घरेलू सामान की कीमतों में 2 से 500% तक इजाफा हो गया है। जब पहले सुखाड़, फिर कुछ दिनों की बारिश के बाद अभी एक बार फिर से पड़ रही तेज धूप के कारण सब्जियों की पौधे और फिर लताएं सूखने लगी है। महंगाई इस कदर बड़ी है कि निम्न वर्ग के लोगों की थाली में जहां सब्जियां गायब होने लगी है, वहीं पर मध्यम वर्ग के लोग महंगाई से परेशान है। जब लोगों की आमदनी सीमित हो गई है, जबकि महंगाई के कारण खर्च लगभग दोगुनी हो गई है, जिसके कारण इस समय 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का साग 80 रुपए किलो बिक रहा है। गर्मी में गरीबों का सहारा कहे जाने वाले नींबू 10 से 15 रुपए जोड़े बिक रहे हैं। जहाँ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले दुकानदार और फिर ग्राहक के बीच महंगाई को लेकर की रोज खूब किचकिच हो रही है। दोस्तों, बिहार के खेलकूद क्षेत्र के लिए नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें खिलाड़ियों और फिर कोचों को 5 करोड़ तक की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। इस फैसले से बिहार के खिलाड़ियों और फिर उनके कोचों में खुशी की लहर है और ये निर्णय बिहार के खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी, आपको बता दें कि सरकार का ये कदम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और फिर राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना को और भी बेहतर बनाने के लिए अन्य योजनाएं लाई जाएगी, जिन पर काम पहले से जारी है। हर साल खिलाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में ये सम्मान राशि उनकी मेहनत और फिर उपलब्धियों को सराहने का एक बड़ा कदम है। ऐसे में इस अवसर पर एक विशेष समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रशासन की ओर से सम्मान पत्र और फिर पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अब तक 630 से अधिक खिलाड़ियों और फिर कोचों को इस योजना के तहत सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही इस सम्मान राशि से बिहार के कई खेलों के कोच और फिर खिलाड़ियों का उत्साह अपने चरम पर है। नीतीश सरकार की इस निर्णय से बिहार के खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा दी है और फिर उनके उज्जवल भविष्य की राह को आसान किया है।
दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह खबर के अनुसार 7 से 22 नवंबर तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करना होगा। यह एक शिक्षक को 10 स्कूल चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, त्योहारों के अवसर पर यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छठ महापर्व बाद नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी है। दोस्तों, किशनगंज की बेटी ने कमाल कर दिया है कि किशनगंज की बेटी सानिया अंसारी को कोलकाता में टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने सम्मानित किया है, अपने हाथों से सम्मानित किया है, जिसकी वजह से सानिया अंसारी को पूरे जिले भर से बधाइयां मिल रही है। आपको बता दो कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज की बेटी कोलकाता में सम्मानित हुई है, जहाँ पर सानिया अंसारी को एक्ट्रेस सारा खान के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि से जिले भर से उन्हें बधाइयां मिल रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के ठाकुरगंज शहर के सोनार पट्टी की रहने वाली सानिया अंसारी को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। जो कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में सानिया अंसारी ने सभी राज्यों से आए हुए मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ करके जीत हासिल की है, जहां मिस सानिया को टीवी एक्ट्रेस सारा खान और फिर हेली शाह के हाथों कोलकाता में एक खास कंपटीशन शो में सम्मानित किया गया है। इस दौरान सानिया अंसारी ने कहा है कि वह बचपन से ही एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, जहां वह अपने प्राथमिक पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर पर भी ध्यान रखा और इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है। सानिया अंसारी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और फिर गुरुजनों को देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि वे आगे अपने इस प्रतिभा से अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है। वहीं पर सानिया अंसारी के इस खबर को सुनते ही जिले भर से उन्हें और फिर उनके परिजनों को जम करके बधाइयां मिल रही है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। छठ महापर्व को लेकर के पूरे किशनगंज में धूम मची हुई है, जहाँ की पूरे किशनगंज में जगह जगह पर तालाबों नदियों में छठ मनाए जा रहे हैं और पूरे तालाब नदियां सज धज करके तैयार हो चुकी है। कई दिनों तक चलने वाली छठ महापर्व की शुरुआत 5 सितंबर से हुई है, जो कि किशनगंज में भी धूमधाम से ये छठ पर्व मनाया जाता है। छठ को लेकर के किशनगंज जिले के सभी बाजार बुधवार को गुलजार रहे। बाजार में आम दिनों की तुलना में काफी चहल पहल रही। छठ व्रत की सामग्री की खरीदारी करने के लिए बाजार में जन सैलाब उमड़ पड़ा। किशनगंज में छठ महापर्व को लेकर के खरीदारी जोरों पर है और पूरे बाजार छठ महापर्व को लेकर के रौनक हो उठा है। आपको बता दूं कि इस दौरान मुख्य सड़क पर भी परिचालन वाहनों और फिर लोगों की भीड़ से काफी व्यस्त रहा। रह करके जाम लगता रहा। बाजार में पूजन सामग्री और फिर फलों की दुकानों पर भीड़ लगी रही। डे मार्केट, सब्जी मंडी, खगराहाट, किशनगंज हटिया, लोहार पट्टी, गुदरी बाजार, फल चौक, नेमचंद रोड, गांधी चौक पर भीड़ इतनी थी कि सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा संख्या में फल विक्रेताओं ने बस स्टैंड के सामने बाजार NH-27 के सर्विस रोड के किनारे अपनी दुकान लगा रखी है। बाजार में फलों का भाव भी आम दिनों की तुलना में अधिक है। बाजार में सेब, केला, संतरा, नारियल पानी फल, शकरकंद, मिश्रीकंद, सीताफल, अनानास, केला, कोसी सहित पूजन सामग्री खरीदने में जुटे रहे तथा देर शाम खरीदारी की। आपको बता दूं कि किशनगंज कपड़ा का मार्केट भी बुधवार को गुलजार रहा। महिलाओं ने यह घाट पर जाने के लिए जरीदार साड़ियां खरीदी, जब वहीं पर सूट की बिक्री भी परवान पर रही। गरारा, गाउन, पटियाला की मांग जहां सबसे ज्यादा रही, तो वहीं पर जींस का बाजार उछाल पर रहा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमारे किशनगंज सीमांचल की कुछ लड़के लड़कियों की बेहयाई बढ़ती जा रही है। जब सोशल मीडिया पर मुजरा खाना खोल दिया गया है, जब उसको रोकने वाला, इस पर बोलने वाला कोई भी नहीं है। आजकल देखा जाता है कि हमारे किशनगंज सीमांचल की कुछ महिलाएं सेल्फ डिपेंड होना चाहती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई के रास्ते पर चल करके सेल्फ डिपेंड होना कहाँ तक ठीक है, इसे एक तौर पर गलत ही कहा जाएगा। हालांकि हमारे देश में सबको अपने हिसाब से चलने की आजादी है, लेकिन समाज के लिए ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं और फिर समाज में अगर कोई बुराई आती है तो फिर इसको फैलने में समय नहीं लगता है। खास करके अभी सोशल मीडिया के जमाने में बुराई काफी तेजी के साथ फैल रही है और ये नया बुराई है ब्लॉगिंग, यूट्यूब, रील क्रिएट का, जो कि इसके माध्यम से वीडियो बना करके अर्निंग करके सेल्फ डिपेंड होना चाहती है। आज से कुछ साल पहले इस तरीके का चलन हमारे सीमांचल किशनगंज में नहीं था, लेकिन जब किसी एक ने इसकी शुरुआत की तो फिर देखा देखी इस तरीके के क्रिएटर्स की लाइन सी लग गई है, जो सीधे हमारे समाज में दुष्प्रभाव
प्रभाव डाल रही है और दूसरी महिलाओं को भी इससे प्रेरित कर रही है। हमारे सभी धर्म में भी बताया गया है कि पर्दा में रह करके अर्निंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर बेपर्दगी के साथ ब्लॉगिंग करके, रील बना करके, गलत अल्फाज बोल करके रील वीडियो बनाया जाता है, जो कि गलत बात है। हम सब चाहते हैं कि सीमांचल की हर बेटा बेटी और फिर अपने घर परिवार के साथ अपने समाज और जिला का नाम रोशन करे, लेकिन इस तरह वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करना क्षेत्र का नाम रोशन नहीं बल्कि बदनाम हो रहा है। रही सोशल मीडिया पर पैसे की बात, तो इस काले और खोखली दुनिया की सच्चाई से शायद आप रूबरू नहीं हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में पैसे तो हैं, मैं कहता हूं कि बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जिस तरह से ब्लॉगिंग वीडियो, रील वीडियो या फिर न्यूज वीडियो बनाते हैं, उस तरह से काम करना समय की बर्बादी है और कुछ नहीं, और खुद की जिंदगी को अंधकार में ले जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सवाल है कि आखिर इस पर रोक कैसे लगे। तो देखिए, जिस तरह से किशनगंज की कुछ महिलाएं, पुरुष और फिर लड़कियों द्वारा वीडियो बनाया जाता है, इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले उनके घर वाले को आगे आना होगा और अपनी बहन बेटी को इस तरीके का वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाना होगा। लेकिन घर वाले की बात अगर वो नहीं मान रहे हो या फिर घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हो, तो फिर समाज को आगे आना होगा। जी हाँ, और प्यार से समझाना होगा, उनको बताना होगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है। जब बाकी बदनामी अलग से होती है सो अलग। आपको ये भी बता दूं कि अगर हमारे किशनगंज सीमांचल की महिलाओं को पैसे कमाना है, तो फिर और भी बहुत सारे तरीके रास्ते हैं। उस तरीके रास्ते पर चल करके पैसे कमा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही। बहुत सारे तरीके हैं जो कि ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाया जा सकता है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, हलाल रिस्क बोल सकते हैं इसको। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको यूट्यूब पर हो या फिर गूगल पर सर्च करना होगा और उसमें से आपको अपने लायक काम ढूंढ करके निकालना होगा, फिर उसको कंप्लीट सीखना होगा, फिर उस पर काम करना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये भी एक इज्जत की रोटी खा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि आजकल जिस तरह से हमारे सीमांचल किशनगंज की कुछ महिलाएं रील बना करके वीडियो पोस्ट कर रही है और उस महिला को देख करके दूसरी महिला प्रेरित होकर के खुद इस डिजिटल दुनिया में आ रही है, जो कि बेहयाई को बढ़ावा दे रही है। यानी कि एक तौर पर देखा जाए तो एक महिला से दूसरी महिला, दूसरी महिला से तीसरी महिला, इस तरह का सिलसिला लगातार जारी है और न जाने कितनी महिलाएं इस चीज से प्रेरित हो गई हैं और धीरे धीरे अपना कदम इस खोखली दुनिया में रख रही है। वहीं पर आपको बता दूं कि अगर आपको प्रेरित ही होना है तो हमारे सीमांचल में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में मुकाम हासिल किए हैं, कामयाब हुए हैं, उनको देख करके आप प्रेरित हों। जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमने एक इंटरव्यू किया था नायाब अंजुम जी का, जो कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनको देख करके, उन जैसे युवाओं को, उन जैसे लोगों को देख करके आप प्रेरित होकर के उन जैसे बनने की इच्छा रखिए और वहां पर अपना एनर्जी खपाइए और खूब मेहनत कीजिए, उसके बाद सफलता प्राप्त कीजिए, तभी हमारे क्षेत्र सीमांचल का नाम रोशन होगा और आपका भी नाम रोशन होगा। आपको फिर से एक बार बता दूं कि इस डिजिटल खोखली दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ऐसा नहीं है, पैसा है, लेकिन जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, उस तरह से तो कतई कमाई नहीं की जा सकती है।